ओके, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट कर दिया था, आई होप, है ना। और उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और अभी कुछ और सवाल भी करने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू कर दें। हम्म, बढ़िया झमाझम ठंड चल रही है, मतलब, है ना। ओके, चलो भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया enclosed between y equal to tan inverse x, y equal to cot inverse x एंड y एक्सेस। लगो भैया, बताओ क्या आएगा। y equal to tan inverse x, y equal to cot inverse x and y axis। गुड इवनिंग बेटा। तो मान लो कि y equal to tan inverse x, y equal to cot inverse x। तो मेरे ख्याल से tan inverse x का ग्राफ आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से बनता है। और ये वाली लाइन जिसके पैरेलल होता है ना, ये पाई बाई 2 वाली लाइन है ना, ऐसी कोई लाइन है ऐसे। और जो cot inverse x का ग्राफ है दोस्त, वो ऐसा कुछ आता है ऊपर से। ये 0 से पाई के बीच में होता है और ये फिर कुछ ऐसा बनता है, राइट। दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का, और ये ग्राफ है आपका tan इनवर्स x का। ये किस पॉइंट पे काट रहा है? 0,π/2। 0,π/2। ये कहां काट रहा है? 0,π/2। तो बोल रहा है कि tan इनवर्स x, cot इनवर्स x और y एक्सिस, मतलब इस एरिया की बात कर रहा है दोस्त, ये वाला एरिया, है ना, ये एरिया की बात कर रहा है। तो बोले ये एरिया कैसे निकाले सर? तो बच्चों अगर तुम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो बड़ा इजी है। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी निकालने के लिए निकाल सकते हैं। जैसे ये कहां आएगा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बच्चों x इक्वल टू 1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? x इक्वल टू 1। तो अगर आप वैसे जाओगे तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 0 से 1 और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व किसका है? कॉट इनवर्स x का, और माइनस tan इनवर्स x। तो लास्ट क्लास में बतला रहा था कि इससे आपको बाई पार्ट्स से अब सॉल्व करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स। और फिर वही सब लिख दो, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, उसके बाद ये बन जाएगा, है ना, ऐसे करके। लेकिन अब कोई पूछता है, सुनना ध्यान से, कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकालें तो कैसे निकलेगा, देखना ध्यान से। तो ये यहां पे टूटेगा बच्चों। x इक्वल टू 1 पे tan इनवर्स 1 और cot इनवर्स 1 दोनों पाई बाई 4 है, यानी पॉइंट है 0,π/4, है ना, 0,π/4। तो अब आप इसको अगर निकालना चाहो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर। 0 से स्टार्ट करेंगे, π/4 तक जाएंगे, है ना। और ये tan इनवर्स x का कर्व है, तो ये y इक्वल टू tan इनवर्स x है। तो x इक्वल टू कितना आएगा? tan y dy। प्लस क्या होगा दोस्त? π/4 से π/2, और ये हो जाएगा cot इनवर्स x। तो y इक्वल टू cot इनवर्स x है, तो x कितना आएगा? cot y dy। आप चेक करके देख लेना, दोनों सेम ही वैल्यू देगा, है ना, दोनों सेम ही वैल्यू देगा, है ना। तो अगर ये दोनों सेम ही वैल्यू देगा तो tan y का इंटीग्रेशन इज वेरी इजी। चाहो तो दोनों को इंटीग्रेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ln मॉडुलस sec y, तो 0 से π/4, इसी का चाहो तो तुम डबल कर लो सीधा ही, है ना। बाकी अगर उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही वैल्यू देगा। तो π/4 पे ln√2 और 0 पे ln1 इज 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो अल्टीमेटली दिस इज हाफ ln2, तो अल्टीमेटली ln2 आ जाएगा। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है? ये 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है कि ये जो अगला वाला है π/4 से π/2 cot y dy, ये सेम ही आएगा। ये देख सकते हो, बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रहा है ना। तो बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है।
क्या हो गया, तुझे स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं मिला क्या? चलो आई होप आप सबने लिख लिया होगा, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू sec इनवर्स x, y इक्वल टू cosec इनवर्स x and the line x minus 1 equal to 0। तो मान लो कि sec इनवर्स x cosec इनवर्स x and the line x minus 1 equal to 0। तो जैसे आपको पता ही है sec इनवर्स x 0 से पाई होता है और पाई बाई 2 वाली लाइन अचीव नहीं करेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं sec इनवर्स x का ग्राफ आपके लिए बनाता हूं। तो sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x दोनों 1 से आगे रहेगा या फिर -1 से पीछे रहेगा, क्योंकि डोमेन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1। याद कीजिएगा cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता था, याद करो। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बतलाया था याद करने के लिए, क्या कि इधर वाला ग्राफ उधर घूम जाएगा ऐसे, और इधर वाला पोर्शन इधर घूम जाएगा। ये मैंने उस दिन आपको सिखाया था कि अगर आपको याद रखने में कोई दिक्कत हो तो आप इस तरीके से कॉस इनवर्स के ग्राफ के थ्रू याद रख सकते हैं। सिमिलरली मैंने आपको साइन इनवर्स के ग्राफ के थ्रू ही बतलाया था कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लीजिएगा ऐसे, और इसको भी आप घुमा सकते हैं ना, इसको भी आप जैसे घुमा सकते हैं कि इधर वाला पोर्शन इधर घूम जाएगा और इधर वाला पोर्शन इधर घूम जाएगा ऐसे। और फिर मैंने बोला था कि चाहिए तो अब आप इसको हटा सकते हैं ना, इसकी अपन को कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। तो कर्व स्केचिंग के लिए जो जरूरत थी मैंने कर लिया, है ना। तो इस तरीके से ग्राफ्स बन गए, राइट। अब दूसरी बात है कि एक और लाइन है x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कौन से पोर्शन के एरिया की बात कर रहा है? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दिस पोर्शन इट इज टॉकिंग अबाउट sec इनवर्स x cosec इनवर्स x एंड द लाइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। कैसे निकाले इसको? बहुत इजीली, ये पॉइंट होगा बच्चों √2, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना ही आसान होगा, है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका π/4। और फिर से आप देख सकते हो सिमेट्री है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और जो नीचे वाला पोर्शन है एग्जैक्टली सेम टू सेम ही दिख रहा है मुझे तो, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 0 से π/4 राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, है ना। सिर्फ यहीं तक का एरिया निकालना है। तो राइट कर्व क्या हो गया, ये जैसे कि y इक्वल टू सेक इनवर्स x है तो x sec y है, और इसका क्या है x इक्वल टू 1। तो राइट कर्व कौन सा हो गया, sec y, x इक्वल टू sec y, और लेफ्ट कर्व कौन सा हो गया, x इक्वल टू 1, है ना। तो sec y माइनस 1 dy। अब sec y का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मॉडुलस, अच्छा सॉरी इसका 2 टाइम्स होगा, है ना, इसका 2 टाइम्स होगा, क्योंकि नीचे वाला ये एरिया निकला है, फिर इसका ऊपर वाला भी अपन को निकालना होगा ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ, है ना, ln मॉडुलस ऑफ sec y प्लस tan y, 0 से π/4, और 1 का तो इंटीग्रेशन आप सभी बच्चों को पता ही है, π/4 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं आप, 2, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कीजिए। तो secant π/4 इज √2, tan π/4 इज 1, तो दिस इज ln √2 प्लस 1। 0 पे तो देखो क्या होगा, secant y जो है 1 हो जाएगा, tan y 0 हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, माइनस π/2। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ln √2 प्लस 1 माइनस π/2। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। हो गया हो तो डन लिख दीजिएगा, है ना, हो गया हो तो डन कर दीजिएगा।
नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया enclosed by y equal to 9 minus x square and coordinate axis. Coordinate axis includes x axis as well as y axis, है ना? बताइए। रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा, है ना? रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा तभी समझ में आएगा, है ना? तो अब जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाए तो रिवीजन के लिए समय निकालना चालू कर दीजिए, है ना? देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। यस, तो बेटा ये है ग्राफ आपका y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का, और अगर ये पॉइंट निकालिएगा तो ये 3,0 है, ये पॉइंट निकालिएगा तो 0,9 एंड दिस पॉइंट इज -3,0। यहां पे एक बहुत ट्रिकी बात इन्वॉल्व है। बोल रहा था एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस इंक्लूड एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो अगर आप क्या सोच रहे हो कि अगर मैं सर ये वाला एरिया निकाल लूं, है ना, समझना ध्यान से, अगर आपने बोला कि सर ये मैंने ये एरिया निकाल लिया, है ना, आपने बोला कि साहब मैंने ये एरिया निकाल दिया, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एरिया निकला है दिस इज बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो एरिया निकला है दिस इज द एरिया बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है कि ये है, क्योंकि ये जो एरिया है, ध्यान से देख लेना, है ना, इसको दोबारा ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो इसलिए ध्यान से देख लेना। ये जो एरिया है दिस इज बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस ओनली। दिस इज द कर्व, दिस इज द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस ओनली। जबकि क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था कर्व, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यानी जिस एरिया को आपको निकालना है उसमें तीनों बाउंड्री प्रेजेंट होनी चाहिए। तीनों बाउंड्री मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज कर्व, तीनों के तीनों प्रेजेंट होने चाहिए। जबकि यहां अगर आप ध्यान से देखो ना तो तीनों नहीं है, एक्स एक्सिस है और कर्व है, तो यानी ये गलत एरिया है, ये गलत एरिया है। आपको जो एरिया निकालना चाहिए कायदे से वो एक तो आप समझ ना, एक तो ये वाला पोर्शन हो सकता है ना, एक तो ये पोर्शन हो सकता है या फिर ये पोर्शन हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं होगा, दोनों साथ में नहीं होगा। या तो आप इधर का एरिया निकालिए चाहे तो इधर का एरिया निकालिए, बट यू कैन नॉट टेक द टू एरियाज एट वन एट ए टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आपने दोनों एरिया साथ ले लिया तो फिर वो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया हुआ। तो अगर आपको कर्व, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया चाहिए तो देयर आर टू एरियाज व्हिच इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द कर्व। वन इज दिस एरिया व्हिच इज बीइंग बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द कर्व, एंड देयर इज वन मोर एरिया, है ना। इसमें लकली क्या है कि दोनों एरिया सेम है, तो आपको आंसर या तो इधर वाला आंसर बोलना पड़ेगा या तो इधर वाला बोलना पड़ेगा, बट द टू आंसर्स आर सेम, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट हाँ, दोनों को एक साथ आप नहीं ले सकते मेरे भाई, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा इट इज इधर फ्रॉम 0 से 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, या फिर -3 से 0 दस इंटीग्रल, है ना। तो इसलिए अब जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो दिस इज 9x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 विच सजेस्ट कि दिस इज गोइंग टू बी 27 माइनस 9 दैट इज 18 ओनली। तो करेक्ट आंसर इसका 18 ही होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। यस, डिवाइडेड बाई 2। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कंप्यूट द लार्जर एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू
है ना, करिए कैलकुलेट। करो बच्चों। ओके, चलिए इसको देखते हैं। तो मुझे लग रहा है यार देखो, इसको अगर आप बनाते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4 और -1 शायद इसके रूट्स है ना, 4 और -1 इसके रूट्स हैं। तो कुछ ऐसा आएगा इसका कि एक पॉइंट तो 4 है और दूसरा पॉइंट शायद यहाँ -1 आएगा। तो बोल रहा है भाई द लार्जर एरिया बाउंडेड बाई, है ना, द लार्जर एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, मतलब ये एरिया के बारे में आई थिंक बात कर रहा है ना, दिस इज द लार्जर एरिया गाइस, ये वाला एरिया, है ना, आप देख लो, दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। अब अगर इस एरिया को आपको निकालना है बच्चों, है ना, तो इसको कैसे निकाल सकते हो, सिंपल है, क्या, 0 से लेकर 4 इंटीग्रल और 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 से 4। तो 0 पे तो सब 0 हो जाएंगे, 4 पे निकालोगे तो बच्चों 16 प्लस 16/2 8 या 24 और फिर 64/3, 24 6 30 और 10 40, तो दिस इज 120 में से 64/3, 6 5 और 3, तो द एरिया इज गोइंग टू बी 56/3, 56/3, चेक कर लीजिए। दिस इज द करेक्ट आंसर, 56/3। क्लियर है तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। Okay, next question is curves y equal to sin x and y equal to cos x, y equal to sin x and y equal to cos x intersect each other at infinite number of points enclosing regions of equal areas. Compute the area of one such equal region. Compute the area of one such equal region, है ना, compute the area of one such equal region. Find out. है ना, तो मेरे ख्याल से देखो ये भी आसानी सवाल है ना, आराम से करिएगा तो दिख जाएगा आपको भी। तो बोला कि sin x और cos x इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना, कि sin x और cos x विल बी इंटरसेक्टिंग एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो
इस तरीके से मेरे ख्याल से ये इस तरीके से आएगा, देख लो। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई कहां कहां ये इंटरसेक्ट करने वाला है ना, कहां कहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों। तो आप देखो सबका जो एरियाज है ना, ये देखो ये वाला पोर्शन का एरिया या ये वाला पोर्शन का एरिया बोलो आप, है ना, ये सारी एरियाज इक्वल हैं। ये जो बच्चों एरियाज है ना, ये वाला दे आर ऑफ इक्वल वैल्यूज, है ना, दे आर ऑफ इक्वल वैल्यूज। आप देख भी सकते हो डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि वैल्यूज मस्ट बी इक्वल, है ना। तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ वन सच इक्वल रीजन, है ना, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ वन सच इक्वल रीजन। तो वेरी इजी टू कैलकुलेट। कोई दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों है π/4 और ये इंटरसेक्शन पाई के आगे वाला है, तो दिस इज 5π/4। तो बड़े ही इजीली दिख रहा है कि π/4 से 5π/4 पे चले जाइए। आप सभी को दिख रहा होगा, आई होप। मैं किस एरिया को कैलकुलेट कर रहा हूं, इस वाले एरिया को देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है इस एरिया को निकालने हम। तो π/4 से 5π/4 अपर कर्व दैट इज sin x और माइनस लोअर कर्व दैट इज cos x। आप चेक कर लो, sin x माइनस क्या हो जाएगा cos x, sin x का क्या आएगा माइनस cos x और cos x का क्या आएगा sin x, है ना। फ्रॉम π/4 से 3π/4 सॉरी 5π/4। तो 5π/4 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, है ना, मेरे ख्याल से माइनस कॉमन cos 5π/4 और sin 5π/4, तो माइनस 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 √2 हो जाएगा, है ना, और माइनस π/4 पे इसकी वैल्यू मुझे लग रहा है √2 हो जाएगी। तो दिस इज यस डेफिनेटली 2√2। दिस एरिया इज 2√2। माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, फिर cos x प्लस sin x बना। तो cos x प्लस sin x में एक बार 5π/4 रखा तो माइनस √2 आया, फिर माइनस लोअर लिमिट तो √2 आया, तो अल्टीमेटली कितना रहा है 2√2। यस क्लियर है। चलिए मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने का समय आ गया। फाइंड द एरिया of the region find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 4x and a normal drawn to it with gradient -1। gradient that is slope, है ना, gradient slope are both same thing। try it। ओके चलिए करके देखते हैं बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y square equal to 4x and a normal drawn to it with gradient -1। तो जब आप y square equal to 4x बनाइएगा तो इस तरह का पैराबोला आता है, आप सब जानते होंगे इस चीज को, है ना, और एक नॉर्मल बनाना है जिसका स्लोप -1 है।
तो बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे जो नॉर्मल बनाते हैं ना कुछ ज्यादा ही अब नॉर्मल बना देते हैं, वो नॉर्मल यहीं तक बनाते हैं बस, इसका लॉजिक पता नहीं है ना, और फिर वो शायद इस एरिया को निकालने में लग जाते हैं कि पैराबोला ये लाइन और ये कुछ है ना, तो दिस इज रॉन्ग डायग्राम, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि विथ एक्स एक्सेस कहीं जिक्र भी नहीं है, बोल रहा है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड ए नॉर्मल, तो नॉर्मल तो बेटा आपको कंप्लीट बनाना चाहिए ऐसे, है ना, तो अगर नॉर्मल आपने कंप्लीट बनाया तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत इजी है कि भाई हमको इस एरिया को पूरा निकालना होगा, ये पूरा एरिया। अब ये पूरा एरिया कैसे निकालें, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये एरिया निकालने के लिए बेस्ट तरीका होगा कि विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सेस निकालिए, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सेस निकालिए, तभी बेस्ट तरीका होगा। और वाई एक्सेस निकालने के लिए ये दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे दोस्त। सबसे पहले तो हम इस नॉर्मल वाली लाइन को लिखते हैं, तो स्लोप दिया हुआ है तो हम सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 2y dy by dx ये टेंजेंट का स्लोप निकलेगा यहां से इक्वल टू 4 सॉरी, तो dy by dx इज 2 by y, ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का, dy by dx है ना, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, तो नॉर्मल का स्लोप आएगा साहब -y/2 और यही दिया हुआ है -1, यानी y की वैल्यू डेफिनेटली किसके बराबर आ रही है, 2। अब अगर y2 है तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा साहब, तो x कोऑर्डिनेट कर्व से निकलेगा, जब y2 है तो इस कर्व में y को 2 रखोगे तो 4 इक्वल टू 4x, मतलब x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी ये जो पॉइंट आपका आएगा दिस पॉइंट इज 1,2। आपको बोले सर क्या इस नॉर्मल को लिख सकते हैं, आंसर इज यस। कैसे, y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज -1 टाइम्स x माइनस 1, यानी ये लाइन आएगी बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये लाइन की इक्वेशन हो गई है ना, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब इसको जब आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ सॉल्व करोगे तो दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा। तो अगर आप यहां पे रखते हो x की वैल्यू, तो दिस इज 4 इंटू 3 माइनस वाई, देख लो आप, यानी कि यहां से आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज 0, यानी y की यहां से जो वैल्यू आएगी गाइज वो होगी 2 और -6, तो y इक्वल टू 2 वाला पॉइंट तो यही है, तो जो दूसरा इंटरसेक्शन होगा उसका y है बच्चों -6, अगर y -6 है तो x किसके बराबर होगा, 9 के बराबर, x कितना होगा 9। तो यहां से अब मैंने ये दोनों पॉइंट्स निकाल लिए। अब क्या बोले सर ये एरिया कैसे निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, बिल्कुल हाथ भी मत लगाना नहीं तो बहुत लेंदी और बहुत टाइम बर्बाद होने वाला है। विथ रिस्पेक्ट टू y निकालिए, तो दिस इज गोइंग टू बी लोअर एब्सिसा -6, है ना, पहले तो ये वाली लाइन आएगी y इक्वल टू -6 वाली, और फिर क्या आएगी y इक्वल टू 2 वाली, तो एब्सिसा टू एब्सिसा मूव करना होगा, मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, तो यानी -6 से 2 जाएगा, -6 से 2 जाएगा, और राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ध्यान रखना x इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे, है ना, पहले ही बात हो चुकी है, बार बार मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है ना। तो लेकिन x इन टर्म्स ऑफ y यहां से लिखिए, तो x इन टर्म्स ऑफ y कितना आ जाएगा, 3 माइनस वाई, दिस इज द राइट कर्व, और माइनस लेफ्ट कर्व इज दिस पैराबोला, तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालिएगा तो दिस इज y स्क्वायर बाई 4, और इसी का इंटीग्रेशन विल बी योर आंसर, है ना, इसी का इंटीग्रेशन विल बी योर आंसर। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा, नहीं कुछ समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, है ना, तो -6 से 2, ठीक है, और 3 का तो आ गया 3y, सॉरी इंटीग्रेट करना है ना, 3 का तो आ गया 3y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस वाई क्यूब बाई 12, है ना, और कहां से कहां तक जाएगा, -6 से 2, तो 2 रखोगे तो 6, -4/2 इज 2, और 8/12 यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये बनेगा, है ना। लोअर लिमिट में आओ तो -18, -6×6 = 36/2 कितना हो गया, 18, ठीक है, और माइनस, है ना, तो 6×6 = 36 भी होगा, ये प्लस आ जाएगा शायद, ठीक है, तो 216/12 है ना, 216/12 मतलब 18 ही आएगा इसकी वैल्यू। तो मुझे लग रहा है ये कैंसल आउट हो रहा है, 6 में से 2 गया 4, -2/3 और प्लस 18, 18×4 = 22 -2/3 मतलब 64/3,
दिस एरिया इज गोइंग टू बी गाइस 64/3। चेक कर लीजिए, फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये घर पे ट्राई कर लीजिएगा, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन find the area of the region in the first quadrant bounded on the left by y-axis below by the line y equal to x by 4 above left by the curve y equal to 1 plus root x and above right by the curve y equal to 2 upon root x। ठीक है ना? तो गाइज इसको आप लोग करके देख लीजिएगा, फिर हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना? बाकी इसको अपलोड करेंगे, तो चाहो तो अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा उस समय, है ना? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग इज स्टैंडर्ड एरियाज टू बी रिमेंबर्ड। ये कुछ स्टैंडर्ड एरियाज हैं जो हम में से हर एक कोई याद करेगा, रखेगा, और अगर ऐसी कोई एरिया के बारे में जिक्र होता है आपके सवाल में, तो आपको फटाफट से उसी चीज को डायरेक्टली यूज करना है। मतलब यू विल हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूले, राइट? तो स्टैंडर्ड एरियाज टू बी रिमेंबर्ड एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो कहीं भी किसी सवाल में इसका प्रयोग होगा तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर रहे होंगे ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं। एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव है अपने जेई मेन या जे एडवांस वाले, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहे ना। तो पहला है इसमें से area bounded by y square equal to 4x and x square equal to 4by, है ना? y square equal to 4x and x square equal to 4by is 16/3 मॉड्यूलस ऑफ ab। मॉड्यूलस ab क्यों? क्योंकि एरिया हमें क्या चाहिए होगा? पॉजिटिव, ठीक है ना? तो a और b पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। तो a और b का साइन कैसा भी हो, द एरिया ऑलवेज विल बी 16ab/3। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर द टाइमिंग हम जो ले रहे हैं ए और बी वो पॉजिटिव ले रहे हैं। तो बोले से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, है ना? ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by की बात करें तो गाइस ये ऐसा हो जाएगा।
को बोले नहीं 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 सर, ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो बेटा ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी पॉजिटिव है तो ऐसे ही बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फिर 4b/, और अगर ए नेगेटिव हो गया तो ऐसा बन जाएगा। आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये जो इधर एरिया बाउंड हुआ है और ये जो इधर एरिया बाउंड हुआ है, ये दोनों एरिया सेम ही है, तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली जो एरिया आएगा उसमें मॉडुलस लगा लीजिएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 16ab/3 का मॉडुलस, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी इस बात में समझने में कि ए या बी में से कोई नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, द एरिया स्टिल इज इंटैक्ट, अभी भी एरिया 16ab/3 का मॉडुलस ही आप लिखने वाले हैं ना। तो अभी देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, जो एरिया बाउंड कर रहे हैं वो ये एरिया बाउंड कर रहे हैं, इसी को निकालना होगा। तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फिर तो निकालना ही पड़ेगा ना दोस्त। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं और रादर उसके एक्स कोऑर्डिनेट को निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट से ही हमें पाला पड़ने वाला है। तो देखिएगा हम लोग इसमें से y एलिमिनेट कर देते हैं, तो जैसे y है x² / 4b, इसको उठा के हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो जब आप इसमें रखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वायर है, y स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा x⁴/16b² इक्वल टू 4x। इसको बच्चों आप सॉल्व कीजिएगा तो x की एक वैल्यू तो 0 आएगी और दूसरा आपका आएगा x³ इक्वल टू 64ab², मतलब जो x की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 4, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, इस तरीके से आपका बन के आएगा, है ना। तो यानी हम लोग समझ रहे हैं क्या कि x के इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ चुके हैं, है ना, ठीक है। तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। क्या y कोऑर्डिनेट निकालना है? वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर आप निकालोगे ना तो ये आएगा 4, a की पावर 2/3, b की पावर 1/3, है ना। अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा 4, a की पावर 2/3, b की पावर 1/3। कुछ नहीं करना है, आपने x निकाल लिया है, x को उठा के यहां रख दीजिएगा, अपने आप y आ जाएगा, है ना। हमें इस एरिया पे फोकस करना चाहिए। तो इस एरिया को जब आप निकालोगे तो ये क्या लिखोगे 0 से, है ना, क्या 4, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब अपर कर्व यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना है तो y इन टर्म्स ऑफ x ही निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर रहे हैं तो हमें y इन टर्म्स ऑफ x ही निकालना पड़ेगा। तो जब ये पैराबोला आप सोचोगे ना y² इक्वल टू 4x, तो फिर y इन टर्म्स ऑफ x में दो ब्रांचेज आएंगे, एक तो ये ऊपर वाला देखो यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो प्लस आएगा एक तो 2√8√x, है ना, ये प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला आएगा, तो माइनस वाला ये ब्रांच होगा। ये चाहिए क्या मुझे? नहीं, मुझे नीचे वाले ब्रांच की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें जो पड़ रहा है काम में वो ये वाला है और इसकी हाइट पॉजिटिव है। तो यहां से वैसे y इक्वल टू प्लस माइनस दो चीजें आई थी, मैंने आपको समझा दिया कि y इक्वल टू माइनस ये नीचे वाला पूरा पोर्शन है यहां से यहां तक, और प्लस वाला ऊपर वाला पोर्शन है। तो अपर कर्व में तो यहां पे आएगा दोस्त 2√a√x और माइनस, है ना, लोअर कर्व लिखा हुआ है, ये देखिए ये है लोअर कर्व। तो यानी यहां से अगर आप y इन टर्म्स ऑफ x निकालिएगा तो ये निकाला हुआ है दिस इज x²/4b। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट हम अगले पेज पे करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पहले ये बता दीजिए, है ना, और क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, और लिख चुके हैं वो यहां तक तो डन कर दीजिएगा। बस इसका इंटीग्रेशन अब हम करने वाले हैं। चलिए तो अब इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो 0 से 4a की पावर 1/3 मेरे ख्याल से ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, मतलब फॉर्म इजी है। 2√a पहले वाले का इंटीग्रेशन, 2√a√x का कितना आएगा, x की पावर हाफ है तो x की पावर 3/2, और नीचे 3/2 करोगे तो एक्चुअली 2/3 आएगा। देख लो आप, 2√a√x, 2√a मैंने लिख दिया इधर, और √x का हो जाएगा x की पावर हाफ का, x की पावर 3/2/3/2 मतलब ये आएगा, है ना। फिर कितना आएगा, फिर आएगा बच्चों आपका माइनस ऑफ x³ / 3 और 4b पहले से, एंड दिस इज फ्रॉम 0 से 4, है ना। देख लेते हैं एक बार अपर लिमिट, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। अब लिमिट्स रखने का समय आ गया दोस्त, है ना। तो जब इसको लिखिएगा तो 4/3√a
और x मतलब 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, है ना, इजीली देख सकते हैं आप सभी चीज 3/2 माइनस यहाँ पे आएगा 12b और इस पूरे का क्यूब तो 64ab²। आप चेक कर लो, है ना, तो एक तो b कट जाएगा, ठीक है। तो यानी यहां देखना 4/3 और यहाँ पे आएगा 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 मुझे लग रहा है 8 आएगा, तो 8 इंटू 4 32/3 रूट ए। 4 को हम हटा चुके हैं, 4 की पावर 3/2 इज 8। तो चाहो तो एक एक स्टेप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 रूट ए, 4 की पावर 3/2 इज 8, ए की पावर 3/2 और 1/3, तो मुझे लग रहा है कि ए की पावर हाफ और ये बी माइनस 4 तिया 12, 4 16 64, है ना, तो 16/3 ए बी देख लो आप। तो मुझे लग रहा है कि 8 गुने 4 32/3 और यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ ए की पावर हाफ आएगा, तो ये दोनों मिलके ए और बी बन जाएगा -16ab/3। तो अल्टीमेटली देख सकते हो आप कि 16ab/3 आएगा और मॉडुलस लगाओगे तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको लिख लीजिए बच्चों। चलो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख दिया होगा। नेक्स्ट इज एरिया बाउंडेड बाई, है ना, सेकेंड पॉइंट, एरिया बाउंडेड बाई y² इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx। ये खुद से आप करके देख लीजिएगा, है ना, मैं आपको इसकी वैल्यू बतला देता हूँ ना, 8a² / 3m³। डायग्राम भी बना देता हूँ, तो जैसे पिछला वाला किया था उससे थोड़ा इजी ही है ना। तो एरिया बाउंडेड बाई ये भी ध्यान रखना है, y² इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx इज 8a² / 3m³। देख सकते हो कि अगर ये सब डायरेक्टली सवालों में आते हैं तो आप अगर डायरेक्टली लगाओगे तो जल्दी होगा, नहीं तो फिर क्या है, उतना इंटीग्रेशन करने में हालत खराब होगी, है ना। तो देख सकते हो y² इक्वल टू 4x ऐसा, है ना। कोई बोले सर a पॉजिटिव होगा या m पॉजिटिव, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही एरिया बाउंड होगा ना, a पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, एरिया बाउंडेड विल बी सेम। अब जरा ध्यान से देखिए, y इक्वल टू mx कुछ ऐसा हो जाएगा, y इक्वल टू mx कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई बोले नहीं 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 सर m का स्लोप नेगेटिव है, तो m का स्लोप नेगेटिव है तो बेटा ऐसा हो जाएगा। तो जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया सेम होगा, है ना, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से m पॉजिटिव हो, m नेगेटिव हो, a पॉजिटिव हो, a नेगेटिव हो, डजंट मैटर एट ऑल, है ना। तो मान लो कि ये लाइन हो गई y इक्वल टू mx, इसीलिए फाइनली मोड लगा दिया है y² इक्वल टू 4x। अब आपको बस एक ही काम करना है कि इन दोनों से ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो निकालना बड़ा आसान है बच्चों, m² x² हो गया y की स्क्वायर की जगह और 4x। तो देख लीजिए x की एक वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी वैल्यू आ रही है 4a/m², है ना। तो बहुत इजी है इस पॉइंट को निकालना, इसका थोड़ा इंटीग्रेशन लगेगा, आप कर लीजिएगा, है ना। तो हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट से ही मतलब है, तो 0 से 4a/m², आगे का काम आप खुद कीजिए। अपर कर फिर से ये पैराबोला है, अभी अभी लिख के दिखाया था इस पैराबोला को, 2√a√x माइनस y इन टर्म्स ऑफ x इज mx, है ना, dx। तो दिस इज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, आप इंटीग्रेट करना है बिंदास, है ना, चौकस हो गए, 8a² / 3m³ आएगा। ठीक है आयुष, आई विल सी। कोई टाइम स्टैम्प है तो बतला दीजिए, या पूरे ही लेक्चर में अगर ऐसा कुछ है तो फिर आई विल री अपलोड, आई विल ट्राई टू री अपलोड इट। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड इज एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। ए और बी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना, इज पाई ए बी। वैसे भी ये एलिप्स के पैरामीटर्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो दिस एरिया इज पाई ए बी। तो आई होप आपको एलिप्स ध्यान होगा थोड़ा थोड़ा तो इस तरीके से कुछ एलिप्स है और हमें कंप्लीट एरिया ऑफ द एलिप्स बतलाना है ना।
हाँ, तो हो सकता हो बीच में 2-4 सेकंड के लिए ऐसा हुआ होगा उस लेक्चर में, तो उसकी वजह से वो हो गया होगा। तो उससे मेरे ख्याल से आपके कोई थ्योरी का लॉस नहीं हो रहा होगा। इट मे बी पॉसिबल। और इनफैक्ट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मैंने वो पूरा कंटेंट रिपीट भी किया होगा। अगर आप ध्यान से अगर लेक्चर देखेंगे तो वो पूरा कंटेंट आपको रिपीटेड मिलेगा, है ना? तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो हो जाएगा आपको, है ना? चलिए हम लोग इस वाले एरिया का 4 गुना कर देंगे तो काम हो जाएगा। इस वाले एरिया का अगर 4 टाइम्स कर देते हैं तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। इस वाले एरिया का, क्योंकि ये सब सिमेट्रिक है, तो अगर इसका 4 टाइम्स कीजिएगा तो काम बन जाएगा। जैसे आपको पता ही है ये पॉइंट है a,0, तो बस मुझे ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करना है ना, ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करना है। तो ये वाला पार्ट इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ये वाला कर्व निकालना पड़ेगा, ऊपर वाला, है ना, y पॉजिटिव वाला। तो y पहले तो निकालिए, यहां से कितना आएगा, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यानी y स्क्वायर यहां से कितना आ रहा है दोस्त, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब y की यहां से दो वैल्यूज आएंगी, y की एक तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस b बाई ए इंटू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो। अब हमें तो क्या निकालना है, y पॉजिटिव निकालना है। तो अगर हमें y पॉजिटिव लेना है और सिर्फ इतना पार्ट के लिए करना है ना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो हम लेके 0 से a और y पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, b बाई ए इंटू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इसका 4 गुना, इसका 4 गुना दोस्त, इसका 4 गुना, इसका कितना करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, है ना, 4 टाइम्स करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करने के आपका सिंपल तरीका है कि x को a sin थीटा भी रख सकते हैं आप। तो अगर x को a sin थीटा रखिएगा, है ना, तो dx कितना आएगा, a cos थीटा d थीटा। तो दिस इज गोइंग टू बी 4b बाई a और 0 से जब x को a रखोगे बेटा तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। और जब x को यहाँ a sin थीटा रखोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज a cos थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा, dx भी यही आएगा। तो a स्क्वायर बाहर आएगा या एक a कट जाएगा ना, तो 4ab और cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 में आपको याद होगा, मुझे लग रहा है पाई बाई 4। सो दिस एरिया इज पाई ए बी, है ना, दिस एरिया इज गोइंग टू बी पाई ए बी। समझ लेना ध्यान से, है ना। हम चाहें तो इस इंटीग्रेशन को बड़ी आसानी से भी निकाल सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को बड़ी आसानी से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखना, हम इसको रिलेट कर सकते हैं सर्कल से, है ना, 0 से a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को निकालने का एक दूसरा तरीका समझते हैं। तो बच्चों आप देखो ना, ये y dx है, fx dx है, तो यानी यहाँ पे fx क्या है या y क्या है, यहाँ y है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक सर्कल है, अगर स्क्वायर करोगे ना तो ये आपको दिख जाएगा, ये सर्कल है, ये एक सर्कल है ना। जो बच्चे समझदार है उनको खट से दिख गया होगा, जो नहीं है उनको भी मैंने लिख के तो दिखाई दिया, उससे ज्यादा तो क्या ही कर सकते हैं ना, फिर थोड़ा दिमाग लगाइए आप भी अपना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस तरीके का सर्कल हो गया, है ना। अब इसको जरा ध्यान से देखना, इसका सिर्फ y पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला, और वो भी इंटीग्रेट हो रहा है 0 से, मतलब 0 से मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो सिर्फ ऊपर वाला इंटीग्रेट हो रहा है और 0 से a में हो रहा है, तो बस यही चीज तो आएगी आंसर में, बस यही चीज आएगा। तो ये चीज कितनी है, ये चीज है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस अभी कितना है a, और इसका 1/4, इसका 1/4। अब अगर हम इस चीज को समझते हैं तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 4b बाई ए और इंटू 1/4 ऑफ पाई ए स्क्वायर। तो खट से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई ए बी। देख लो, है ना, कोई डाउट हो तो बताइएगा। एक और पॉइंट है, उसको हम लोग नहीं तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम होमवर्क पे मूव करते हैं, और अगर होमवर्क कुछ नहीं होगा मतलब डाउट, तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। और तो क्या है आगे का पॉइंट, लेट्स सी।
होमवर्क में आप बता दीजिए एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 26 to 54 एक तो, और एक्सरसाइज 4 जेईई एडवांस 1 to 6 में अगर कोई डाउट हो तो बतला दीजिए। चलिए मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो मैं चौथे पॉइंट पे आ जाता हूं, है ना। द फोर्थ पॉइंट इज एरिया बाउंडेड बाई, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। एरिया बाउंडेड बाई y square equal to 4x and a double ordinate x इक्वल टू k। इसकी कोई वैल्यू याद नहीं रखनी है ना, इसको बस ध्यान से देखना है कि क्या बोला जा रहा है इसमें। तो इसमें क्या बोल रहा है, और ये बहुत जगह यूज होता है ना, मल्टीपल टाइम्स यूज होता है, मल्टीपल टाइम्स, है ना, मल्टीपल टाइम्स यूज होता है। तो इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, और मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर पाते हो नहीं कर पाते हो ये आपके ऊपर भी है ना, ऐसा मत सोचना कि आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। लेकिन हाँ, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसका कोई डबल ऑर्डिनेट है, मान लीजिए x इक्वल टू k, लाइक दिस। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और एक कोई लाइन है डबल ऑर्डिनेट, आप समझते हैं, है ना। पैराबोला का ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, पैराबोला ऐसा हो, उल्टा हो, सीधा हो, किसी तरह का पैराबोला हो, उसका पैराबोला और ऑर्डिनेट हो, है ना, बस दो चीजें हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एरिया आ रहा है ना बॉस, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज 2/3 द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। यहां से निकालना बड़ा आसान होता है इसको, अगर आप इस सूत्र को जानते हैं अच्छे तरीके से तो ये आपको बहुत इजी बना देता है। जैसे अगर मैं इसको ओरिजिन बोलता हूं, है ना, और इन पॉइंट्स को ए बी सी डी कह रहे हैं, है ना। तो दिस एरिया बाउंडेड बाई y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू k, ये लाइन है बच्चों, x इक्वल टू k डबल ऑर्डिनेट, है ना। दिस इज इक्वल टू 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, उसको प्रूव कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रूव करना है ना, छोटी बात है वो। लेकिन आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, और ऐसा ही जरूरी नहीं कि ऐसा ही पैराबोला, पैराबोला ऐसा हो, कैसा भी पैराबोला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैराबोला और उसका एक डबल ऑर्डिनेट हो। तो जब कभी भी पैराबोला और डबल ऑर्डिनेट हो, तो जो एरिया है ना, ये दिस इज 2/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बोलोगे सर रेक्टेंगल हर बार कैसे बनेगा, तो भाई टेंजेंट एट द वर्टेक्स होगा, और जो डबल ऑर्डिनेट का इंटरसेक्शन मिलेगा आपको पैराबोला पे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा, तो ये रेक्टेंगल आपको हमेशा दिख जाएगा। फिर से एक बार कर लेते हैं, जो डबल ऑर्डिनेट जहां पैराबोला को काटेगा, उन पॉइंट्स को हम ए बी कह के अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे, तो वही रेक्टेंगल की बात हो रही है, और इस रेक्टेंगल के 2/3 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसका भी मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा, आप उस छोटे से एप्लीकेशन में ही आपको मजा आ जाएगा, है ना। अच्छा देखिएगा, तो क्या ये प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा, ये दोनों एरिया सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो 2 टाइम्स कर लीजिए 0 से k, है ना, 2 टाइम्स कर लीजिए क्या, 0 से k, मतलब इस वाले एरिया का डबल कर देते हैं, क्योंकि नीचे और ऊपर का एरिया सेम है, 0 से कहां तक, k तक। और ये कर्व अभी 2 बार लिख के दिखा चुका हूं, ये तीसरी बार लिख रहा हूं, 2√a √x dx, है ना, ये 2 बार लिख चुका हूं, अभी तीसरी बार लिख रहा हूं। तो इसको इधर लाइएगा तो 4√a, और √x का क्या आएगा, 2/3 x की पावर 3/2, और 0 से k। तो जब इसको लिखिएगा बच्चों, तो दिस इज गोइंग टू बी 4√a k की पावर 3/2 इंटू 2/3। अब इसको जो है अच्छे से देखिए ध्यान से, है ना, आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये रेक्टेंगल का एरिया है। जैसे ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्या है बच्चों, इसका x कोऑर्डिनेट है बच्चों k, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो अगर x कोऑर्डिनेट k है तो y स्क्वायर हो गया बच्चों 4ak, है ना, 4ak, और y कितना आ जाएगा इसका, 2√a √k, यही होगा। तो बेटा आप इस वाले पूरे का एरिया लिख सकते हो क्या, है ना, इस वाले पूरे का एरिया लिख सकते हो क्या, आप खुद ही सोचो, इस पूरे का एरिया लिख सकते हो क्या, इस पूरे का। तो ये भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, k इंटू दिस, तो k इंटू दिस इज 2√a k इंटू √k, ऐसा। और इसका डबल होगा ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, तो यानी कि दिस इज 4
रूट ए के की पावर 3/2। आप ध्यान से देख लीजिए, तो ये जो 4 रूट ए के की पावर 3/2 है, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, और ये बहुत जगह इस्तेमाल में आता रहा है अभी तक। अब आगे इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देखेंगे अभी, है ना। बाकी अगर ये क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए, सो दैट आगे बढ़ पाए। कभी ऐसा भी हो जाए कि सिर्फ आधा आधा ही खेलना हो, है ना। कभी अगर ऐसा हो जाए कि सिर्फ इसी एरिया के बारे में बात हो रही है ना, कभी अगर ऐसा हो जाए, मेरे ख्याल से मैं तो सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप कितना, है ना, सुन रहे हो अच्छे से, उस पर डिपेंड करेगा सब चीज, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि सिर्फ आधा ही एरिया निकालना है, सिर्फ इतना ही एरिया निकालना है, तो अगर सिर्फ इतना ही एरिया निकालना है ना, तो आप इसी के एरिया का 2/3 कर दीजिए। आपको ये बात समझ में आई? जैसे अगर ये और प्लस ये एरिया निकालना था, तो मैंने इस पूरे का 2/3 किया, पूरे का। अगर मुझे सिर्फ इतना ही एरिया निकालना होता, तो मैं सिर्फ इसी का 2/3 कर दूं तो काम नहीं चल जाएगा क्या? इसी का 2/3 कर दूं तो काम चल जाएगा, ठीक, उतनी ही वैल्यू आएगी, है ना, आधी हो जाएगी वैल्यू। समझ रहे हो बात को? यानी कभी अगर सिर्फ इतना ही एरिया निकालना हो तो उसको 2/3 से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने जो पहला पॉइंट अगर याद करो किया था, तो वो देखो कितनी आसानी से निकलेगा। अभी हमने ये जो इतना इंटीग्रेशन किया था ना बवाल, अब सुनना ध्यान से, है ना, थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, तभी समझ में आएगा, और नहीं तो फिर तो क्या ही समझ में आएगा। सुनना ध्यान से। जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको देखो यहां से यहां तक बांट दो, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, बट ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, है ना। जैसे ये वाला हम पोर्शन सोचते हैं ना, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम देखना। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि इस पूरे एरिया को, है ना, सुनना ध्यान से, ए बोल रहा हूं, इस पूरे एरिया को। आप समझ रहे हो किस एरिया को ये बोल रहा हूं? जैसे अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस पूरे के एरिया को मैं, ए एक्चुअली यूज हो गया है, एस बोल देते हैं ना, इस पूरे के एरिया को एस बोल देते हैं ना। एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज एस, और ये बहुत आसानी से निकल जाएगा ना। ये कितना निकल जाएगा? एस, एस जो एरिया है ये तो बस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एक्स कितना है, ये वैल्यू है, वाई कितना है, ये वैल्यू है ना। तो इसका टोटल एरिया कितना आएगा? 16 AB। एस इज 16 AB। अब सुनते रहना ध्यान से। अब मेरे को क्या दिख रहा है? एक पैराबोला दिख रहा है यहाँ पे, है ना, एक पैराबोला दिख रहा है, ठीक है, एक पैराबोला दिख रहा है ना, और मुझे एक रेक्टेंगल भी दिख रहा है। तो अगर मुझे ये पूरा एरिया निकालना है दोस्त, ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया, ये कितना होगा? ये इस एस का 2/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस एस का, इस पूरे एस का क्या होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी बताया था ना कि द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड दिस डबल ऑर्डिनेट, दैट इज दिस एरिया, इज 2/3 द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो अगर ये 2/3 है, तो यानी कि ये जो अभी मैंने शेड किया है, ये 2/3 ऑफ एस होगा। अगर बच्चों ये 2/3 ऑफ एस है, सुनना ध्यान से, अगर ये 2/3 ऑफ एस है, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये कितना हो गया? ये एरिया हो गया S/3। ये एरिया क्या होगा? S/3। इज दिस क्लियर टू ऑल? कि अगर ये 2S/3 है, तो टोटल S था, तो ऊपर वाला एरिया हो जाएगा S/3। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो अब फिर से सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक और पैराबोला है ये, एक और पैराबोला है ये, ध्यान से देखिएगा, है ना। और इस पैराबोला का ये एक डबल ऑर्डिनेट अगर कंप्लीट करे तो बनेगा, है ना, डबल ऑर्डिनेट बनेगा। देखना ध्यान से, ये डबल ऑर्डिनेट बन रहा है, ये एक पैराबोला है, ये डबल ऑर्डिनेट। तो फिर से अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला एरिया कितना आएगा, ये येलो वाला, देखना ध्यान से, ये जो येलो वाला है ये एरिया कितना आएगा? तो मैं क्या बोलूंगा? इस रेक्टेंगल का 2/3, इस रेक्टेंगल का 2/3। तो अगर ये येलो वाला एरिया 2/3 ऑफ एस है, तो ये जो बच गया है नीचे, ये भी तो S/3 हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, रंगाई पुताई, है ना, अब ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों हमने अभी जो कैलकुलेट किया उसमें ये S/3 आया, ये S/3 आया, हाँ या ना, और ये ऊपर वाला भी एरिया S/3 आया, और टोटल एरिया इस रेक्टेंगल का S है। तो अगर ये भी S/3, ये भी S/3, तो अब एक बार ध्यान से देखते हुए बतला दीजिए, अब एक बार ध्यान से देखते हुए बतला दीजिए कि जो एरिया हमारा बाउंड हुआ था वो कितना एरिया बाउंड हुआ? क्योंकि ऊपर भी S/3, नीचे भी S/3, तो ये जो बाउंड हुआ ये भी तो S/3 हुआ, तभी तो कंप्लीट एस बनेगा। और एस है आपका 16 AB, तो यानी ये जो एरिया आया ये बिना किसी कैलकुलेशन के हमने निकाल लिया, 16 AB/3 कितना आ गया?
16ab/3 बिना इंटीग्रेशन के। सोचिए वो जो इंटीग्रेशन में टाइम लगा था वो सब बच गया। है ना? तो ये काफी टाइम सेव करता है ना, ये वाला जो बात बताई अपन ने। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो है ना वो कुछ ऐसा है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अगर आप अल्फा से बीटा इंटीग्रेट करते हैं एक क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c को और इसका मॉड लेते हैं, है ना, इसकी बात करें, इसके मॉड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, दिस इज 1/6 मॉड्यूलस ऑफ a अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। ये समझ लेना पहले, है ना। यहाँ अल्फा बीटा इस ax² प्लस bx प्लस c जो है ना अंदर क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स हैं। ये जो ax² प्लस bx प्लस c है इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। मतलब आप कुल मिला के ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि ये क्वाड्रेटिक है ना, ऊपर की साइड का क्वाड्रेटिक हो नीचे की साइड का क्वाड्रेटिक हो, डजंट मैटर एट ऑल, ऐसा कुछ है। और ये इंटरसेक्ट कर रहा है अल्फा बीटा, क्योंकि मॉड लगा दिया ना, तो अल्फा से बीटा में थ्रू आउट या तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा या थ्रू आउट नेगेटिव होगा। अल्फा बीटा दे आर रूट्स, है ना, दे आर रूट्स, दे आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो अगर कोई बोलता है कि अल्फा से बीटा ax² प्लस bx प्लस c dx, तो क्या चीज आएगी, ये चीज आएगी फिर, है ना। कोई बोले अरे नहीं a नेगेटिव था, सॉरी a पॉजिटिव, a नेगेटिव था, तो ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा, है ना, ओपन डाउनवर्ड, तो उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, एरिया की वैल्यू बोले तो यही आएगा, है ना। अब अगर कोई बोले ये क्या है, ये एक पैराबोला है और ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, एक डबल ऑर्डिनेट। तो अगर ये एक्स एक्सिस एक डबल ऑर्डिनेट है तो हम लोग बोले कि ये जो एरिया मैंने निकाला है ना बॉस, तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स बनाओ और इससे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करो। जैसा भी मैंने बताया था, टेंजेंट एट द वर्टेक्स बनाओ और इससे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एरिया आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है, दिस इज 2/3 द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो ये वाला डायमेंशन तो कितना होगा, मॉड अल्फा माइनस बीटा इनटू, और ये वाली हाइट कितनी होगी दोस्त, याद है आपको, ये वाली हाइट होती है -d/4a, है ना, -d/4a, है ना, ये वाली हाइट होती है। अब इसका तो मॉडुलस लगाऊंगा मैं, क्यों लगाऊंगा मॉडुलस, क्योंकि मुझे इसका एरिया चाहिए, है ना, क्योंकि देखो ना ओवरऑल मॉडुलस लगाया मैंने, तो इसका एरिया चाहिए, तो ऐसा आएगा। अच्छा सुनना ध्यान से, डिफरेंस ऑफ द रूट दैट इज अल्फा माइनस बीटा इज रूट डी बाई मॉड ए, यानी d कितना आया ये हमने पहले पढ़ा चुका हुआ आपको, है ना। तो d कितना आया, a² इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको यहां पे यूज कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो दिस इज 2/3, माइनस साइन का ऐसा कोई मोल नहीं रह जाएगा, मॉडुलस है, इनटू, और d की वैल्यू वहां से यूज करो a² इंटू मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, d है ना, और नीचे आएगा बच्चों 4a। तब आप देखो क्या मस्त कैंसल आउट होगा, ये इसके साथ a कैंसल आउट हुआ, ये 2 2s आर 4 एंड दिस इज नाउ 1/6 ऑफ मॉडुलस ऑफ a इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, है ना, मॉडुलस लगाया हुआ है, बिल्कुल सही है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि इसी प्रॉपर्टी से जो मैंने लास्ट वाली यूज की है उससे हम इस तरह का इंटीग्रेशन 2 सेकंड में कर सकते हैं। वैसे इस इंटीग्रेशन को करिएगा तो बहुत टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, और इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूं, है ना। तो 1/6 मॉड ऑफ a इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, जहां अल्फा बीटा ध्यान रखिएगा रूट्स हैं अंदर वाले क्वाड्रेटिक है, तभी ऐसा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन में दिखा देता हूं, ऐसे तो बहुत जगह अप्लाई होंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कैलकुलेशन किया था गाइस, ये वाला, ये देखो, है ना, ये वाला कैलकुलेशन किया था। ये कैलकुलेशन करने में हमें टाइम लगा था, है ना, और इसमें गलतियां भी बहुत होती हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों का गलत भी आ गया था इंटीग्रेट करने के बाद भी, है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये -6 और 2 इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं, ये जो इंटीग्रेट हो रहा है ना -6 से 2, ये इसके रूट्स हैं। अब बोलोगे सर कैसे पता चला आपको रूट्स हैं, तो भाई इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे तो ये क्वाड्रेटिक और ये पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पैराबोला क्या है, x = 3 - y, सॉरी लाइन क्या है, x = 3 - y, और ये कितना है y²/4। इसी के तो रूट्स बेटा आपके क्या हैं, 2 and -6। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो ये वही हो गया, -6 से 2
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, तो इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, 1/6 मॉड ऑफ ए। मॉड ए मतलब ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, लेकिन यहां वाई स्क्वायर है तो सीधा 1/4 इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। तो अल्फा माइनस बीटा करोगे तो 2 माइनस माइनस 6 दैट इज 8 का क्यूब। 8 का क्यूब इज 512, है ना। तो मेरे ख्याल से ये कैंसल आउट होगा एक बार में, है ना। और फिर एक बार 2 से काटोगे तो सीधा 64/3। तो ये जितना हमने कैलकुलेशन किया था ना, ये सब बच गया हमारा, और सीधा हमारा आंसर कितना आ रहा है, 64/3। तो आप ये देख लीजिए, ये 2/3 वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको खुद अभी निकाल के दिखा दिया, 16ab/3। और ये जो पांचवा पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे बच्चों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है ना, ये पांचवा पॉइंट भी। अगर क्लियर है तो बताइए भाई, सो दैट कि अब क्लास को यहाँ ऑफ करें, होमवर्क देखें। तो होमवर्क में आप चाहें तो एक्सरसाइज 4 में 6 तक तो कर ही लिया था आपने, और टोटल एक्सरसाइज 4 में जो क्वेश्चन है वो 29 तक है, तो है ना। 7 to 29 कीजिएगा तो उसमें 22 सवाल हो जाएंगे, अच्छे सवाल हुए इसमें, है ना। और एक्सरसाइज 5 में 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 22 या 23 सवाल होंगे, और इधर 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर लीजिएगा, 5 ना भी हो तो ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, बता दीजिएगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।